नेक्स्ट हेडिंग इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, हु कैन परफॉर्म, कितने लोग परफॉर्म कर सकते हैं। पहला परफॉर्म करेगा प्रॉमिसर। प्रॉमिसर मतलब जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने प्रॉमिस किया है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, या तो फिर उसकी जगह पे परफॉर्म कर सकता है उसका लॉफुल एजेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी को बोला था मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, तो गुड्स कौन डिलीवर करेगा? ए। अगर ए की जगह पे उसका एजेंट गुड्स डिलीवर करेगा तो भी चलेगा। अगर ए की डेथ हो गई तो परफॉर्म करेगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर, वारिस, जिसके नाम पे पूरा बिजनेस गया, तो उसको अब गुड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स, जॉइंट प्रोमिसर्स मतलब कौन? 3 लोग अगर साथ में प्रॉमिस देते हैं, नॉर्मली एक से ज़्यादा। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 लोग, ए, बी एंड सी, तीनों ने साथ में प्रॉमिस दिया है डी को कि हम आपको 15,000 रुपये देंगे, तो इन तीनों को क्या बोला जाएगा? जॉइंट प्रोमिसर्स। और जॉइंट प्रोमिसर्स में से कोई भी परफॉर्म कर सकता है, ए, बी और सी। एंड थर्ड पार्टी, अच्छा थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर, तो आउटसाइडर को हम परफॉर्म करना दे सकते हैं, हाँ, ओनली इफ इट इज़ एग्रीड। मतलब ए ने बी को बोला था कि मैं आपको गुड्स भिजवाऊंगा, अब ए वो गुड्स किसके थ्रू भिजवा रहा है? सी के थ्रू। सी कौन है? आउटसाइडर। तो अगर आप आउटसाइडर से परफॉर्म करवा रहे हो तो आपको पहले पार्टी को बताना पड़ेगा, तो ए को बी को बताना पड़ेगा कि अब गुड्स देने कौन आ रहा है? सी आ रहा है। अगर एजेंट आएगा ना तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पर थर्ड पार्टी आएगी तो बताना पड़ेगा। तो कितने लोग परफॉर्म कर सकते हैं? 5। प्रॉमिसर, उसका लॉफुल एजेंट, डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर, एंड थर्ड पार्टी ओनली इफ इट इज़ एग्रीड। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के मैनेजर ने सोनू निगम को अपॉइंट किया गाना गाने के लिए, तो सोनू निगम की जगह पे उसका एजेंट आ गया गाना गाने के लिए, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल है, पर्सनल टैलेंट है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसर। उस सिचुएशन में कोई भी और परफॉर्म नहीं कर सकता। तो पर्सनल स्किल और टैलेंट हो तो एक ही जन, प्रॉमिसर, और अगर पर्सनल स्किल टैलेंट नहीं है, अगर आप गुड्स की बात करो तो 5 जन परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, टाइम एंड प्लेस मतलब कहाँ पे परफॉर्म करना है और कितने बजे, किस टाइम पे परफॉर्म करना है, वो नॉर्मली डिसाइड करेंगे पार्टीज़। अगर पार्टीज़ ने डिसाइड नहीं किया तो टाइम और प्लेस होना चाहिए रीजनेबल, एंड व्हाट इज़ रीजनेबल इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट मतलब सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइम सही है और कौन सी जगह सही है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मूवेबल गुड्स और इमूवेबल गुड्स की बात करते हैं। हमने मूवेबल गुड्स का ऑर्डर दिया, मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर दे दिया, पेमेंट कर दिया, मोबाइल फ़ोन हमको 6 महीने के बाद मिल रहा है, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। उसका ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, इतना टाइम यहाँ पे रीजनेबल नहीं है। और प्रॉपर्टी परचेज़ करने का ऑर्डर पास हुआ था, प्रॉपर्टी परचेज़ की, 6 महीने के बाद पोजेशन मिल रहा है, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। उसकी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने में ही इतना टाइम चला जाता है। तो एक सिचुएशन हमने ली मोबाइल की जहाँ पे 6 महीने रीजनेबल नहीं है, और प्रॉपर्टी लैंड का सिचुएशन लिया जहाँ पे 6 मंथ्स इज़ रीजनेबल। तो ये किसने डिसाइड किया? सिचुएशन ने। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि टाइम इम्पॉर्टेंट है या टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उस सिचुएशन पे डिपेंड होना उसको बोला जाता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड क्वेश्चन है लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स कैसे लायबल हैं? जॉइंट प्रोमिसर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। वो जॉइंटली मतलब तीनों एक साथ भी काम कर सकते हैं और उनमें से कोई एक भी काम कर सकता है। अगर जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उनकी जगह पे परफॉर्म करेंगे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और प्रॉमिस मतलब डी चाहे तो ए से पूरा पैसा भी मांग सकता है, बिकॉज उन तीनों ने, ए बी सी ने 15,000 का जॉइंट प्रॉमिस दिया है। तीनों ने 5-5 हज़ार का प्रॉमिस नहीं दिया है अलग से। दे आर नॉट सेवरल प्रोमिसर्स, दे आर जॉइंट प्रोमिसर्स। तो प्रॉमिस ही चाहे तो किसी एक से पूरा पेमेंट डिमांड कर सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ए को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर ए चाहे तो बी और सी से उनका शेयर रिकवर कर सकता है। और प्रॉमिस ही अगर चाहे तो ए को रिलीव भी कर सकता है। मतलब डी ए को बोल रहा है कि आप पेमेंट मत करो, चलेगा। अब पेमेंट कौन करेगा? बी और सी। और फिर बी और सी किससे रिकवर करेंगे? ए से रिकवर करेंगे। एंड एनी पार्टी इज डिफॉल्टिंग, एनी पार्टी इज डिफॉल्टिंग, उसका क्या मतलब? ए इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका अब शेयर था, अब पेमेंट कौन करेगा? बी एंड सी।
बी एंड सी पेमेंट तो कर देंगे, पर ए का जो शेयर था 5,000 का वो कौन बेयर करेगा? बी और सी, रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स। और वो लोग ये जो शेयर है वो किस रेशियो में बेयर करेंगे? इक्वल रेशियो। तो जो लॉस अराइज हो रहा है किसी के डिफॉल्ट की वजह से या इंसॉल्वेंसी की वजह से, वो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स को इक्वल रेशियो में शेयर करना पड़ेगा। अदर टर्म्स में 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला टर्म हमने ऑलरेडी पढ़ा वेजरिंग में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या? रेसिप्रोकेट करना मतलब ऑपोजिट, मतलब ए ने बी को प्रॉमिस किया और सामने से बी ने ए को प्रॉमिस किया। सो अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस, तो उन दो प्रोमिसेस को क्या बोला जाएगा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, दो प्रोमिसेस आमने सामने, दैट इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेकेंड वर्ड इंपॉर्टेंट है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब रीस्टोर करना, रीस्टोर करना मतलब रिटर्न करना, रिटर्न करना मतलब वापस देना। हम क्या वापस दे रहे हैं? बेनिफिट वापस दे रहे हैं। अच्छा, क्यों हम बेनिफिट वापस दे रहे हैं? बिकॉज अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? वॉइड। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए ने बी के साथ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, आप मुझे गुड्स सप्लाई करना, मैं आपको पेमेंट करूंगा, और ए ने बी को 10 लाख का एडवांस दिया था। ठीक है, अब वो जो गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो गुड्स गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। अब तो हम वो गुड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो चुका? वॉइड हो चुका। पर बी के पास वो 10 लाख का एडवांस मनी अभी भी अवेलेबल है। क्या बी को वो 10 लाख रुपए ए को वापस देना पड़ेगा? हाँ, तो उस वापस देने को क्या बोला जाता है? रेस्टिट्यूशन। पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, हमने बेनिफिट रिसीव किया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है तो आपको बेनिफिट रिटर्न करना पड़ेगा, दैट इज रेस्टिट्यूशन। अच्छा, क्या हम माइनर को बेनिफिट दे सकते हैं? हाँ। क्या हम माइनर से बेनिफिट वापस ले सकते हैं? नहीं। माइनर को बेनिफिट दे तो सकते हो पर वापस नहीं ले सकते, तो इसीलिए माइनर पर रेस्टिट्यूशन का रूल अप्लाई नहीं हो सकता। एंड थर्ड एंड फोर्थ वन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। क्या डिफरेंस है? सक्सेशन में ट्रांसफर हो रहा है बेनिफिट्स एंड बर्डन, और असाइनमेंट में सिर्फ बेनिफिट। फादर ने अपनी एफडीज, अपना इन्वेस्टमेंट अपने सन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या ट्रांसफ़र हुआ? बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ, तो उसको क्या बोला जाएगा? असाइनमेंट। बेनिफिट असाइन करना। और अगर उन्होंने उन एफडीज और इन्वेस्टमेंट के साथ अपने लोन्स भी अपने सन को ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब वो बर्डन भी ट्रांसफ़र हो चुका है, तो बेनिफिट के साथ बर्डन भी जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? सक्सेशन। अच्छा, सिर्फ राइट ट्रांसफ़र हो तो असाइनमेंट, पर राइट के साथ लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो गई, देन इट इज़ नोन एज सक्सेशन। अच्छा, डेथ का सिचुएशन होता है ना, फादर की डेथ हो गई तो बोला जाता है कि सन ने उनका एस्टेट सक्सीड कर लिया। तो सक्सीड कर लिया मतलब क्या ट्रांसफ़र हो गया? बेनिफिट भी उसको मिल गया और बर्डन भी उसको मिल गया, मतलब कुछ पेमेंट करना हो तो भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पेमेंट को अप्रोप्रिएट करना। अच्छा, पेमेंट को अप्रोप्रिएट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट मतलब ए ने बी को काफ़ी सारे गुड्स सेल किए। मई के मंथ में कुछ अमाउंट सेल किया, जून में कुछ अमाउंट सेल किया, जुलाई में कुछ अमाउंट सेल किया। अब बी जो है वो ए को कुछ अमाउंट का पेमेंट कर रहा है, तो उस अमाउंट को हम किस में से माइनस कर, मई, जून और जुलाई, तो उसको बोला जाता है दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में 3 लॉज हैं। सबसे पहले डिसाइड करेगा डेटर। डेटर मतलब जो पेमेंट कर रहा है। कौन पेमेंट कर रहा है? बी। तो सबसे पहले बी बताएगा कि वो किस डेप्ट के लिए पेमेंट कर रहा है। लेट्स अज्यूम बी बोल रहा है मैं जून के लिए पेमेंट कर रहा हूँ, तो अब ए को कंपलसरी जून में से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, बी ने कुछ भी नहीं बोला, अगर डेटर ने डिसाइड नहीं किया तो दूसरा डिसाइड करने का राइट किसके पास चला जाएगा? क्रेडिटर के पास। तो अब ए चाहे तो जुलाई में से भी माइनस कर सकता है। अब ए को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा किस में से माइनस करूँ, तो लॉ अप्लाई होगा, और लॉ में लिखा है ऑर्डर ऑफ टाइम, और ऑर्डर ऑफ टाइम में द मेथड गिवन इज फीफो। फीफो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले बाहर निकालो। स्टॉक में ऐसा होता है, पुराना स्टॉक हम पहले बाहर निकालते हैं, दैट इज फीफो। तो यहाँ पे सबसे पहला सेल कौन सा हुआ था? मई, तो आपको मई में से माइनस करना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में पहला डिसाइड करने का राइट डेटर के पास। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो क्रेडिटर डिसाइड करेगा, और अगर दोनों डिसाइड नहीं कर रहे तो ऑर्डर ऑफ टाइम।
एंड ऑर्डर ऑफ टाइम में द मेथड इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका, कैंसिल हो चुका। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे हुआ, देयर आर वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है मतलब आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 6 वेज ऑफ डिस्चार्ज। हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्चार्ज? 6। फर्स्ट वन इज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड, मतलब दोनों ने परफॉर्म कर लिया। ए ने बी को गुड्स दे दिए और बी ने पेमेंट कर दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। सेकेंड वन इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्ट करना मतलब ट्राई करना, मतलब ए ने बी को गुड्स देने का ट्राई किया, बिल्डिंग बनाने का ट्राई किया, पर बी ने गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए, तो उस परफॉर्मेंस को क्या बोला जाएगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक पार्टी ने ट्राई किया पर परफॉर्मेंस हुआ नहीं। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब दोनों ने परफॉर्म कर लिया, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब एक पार्टी ने ट्राई किया पर दूसरी पार्टी की वजह से परफॉर्मेंस हुआ नहीं, और दोनों सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। इट विल कम टू एन एंड। फिर एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने बी के साथ 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। कितने साल के लिए? 3 साल। तो 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों कैंसिल हो जाएगा? बिकॉज टाइम खत्म हो गया। सो बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कैंसिल। थर्ड वन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और ऑपरेशन ऑफ लॉ में 2 वेज से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। पार्टी की डेथ हो गई और पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, सो नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हु कैन परफॉर्म, उसमें अगर पार्टी की डेथ हो जाएगी तो परफॉर्म करेगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पर यहाँ पे डेथ के सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे पर्सनल स्किल है, तो पर्सनल स्किल में अगर पार्टी की डेथ हो गई तो और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। फोर्थ वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बाय इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मतलब परफॉर्मेंस अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इम्पॉसिबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एट द टाइम और आफ्टर। एट द टाइम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, that is known to the parties, not known to the parties. If it is known to the parties, then the contract is void ab initio, and if it is not known to the parties, then the contract is void. सबसे पहले impossibility जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब थी या बाद में अराइज हुई? जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब से impossibility है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टीज को पता है कि impossibility है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो अगर उन्होंने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, और अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम उस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता नहीं था, तो जब पता चलेगा तब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ हॉर्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, हॉर्स। 18th को हॉर्स सेल करने वाले थे वो लोग, तो 18th को वो लोग कर रहे हैं एंड द हॉर्स इज डेड, हॉर्स मर चुका है, और ए को पता है द हॉर्स इज डेड, फिर भी वो 18th को ए को बी को हॉर्स सेल कर रहा है। व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो क्यों? बिकॉज इट इज़ नोन टू द पार्टीज। और मान लेते कि 18th को दोनों को हॉर्स की डेथ के बारे में पता नहीं था, दोनों को पता चला 2 दिन के बाद 20th को, तो 20th को कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, बिकॉज देयर वॉज अ बायलैटरल मिस्टेक। एंड सेकेंड इम्पॉसिबिलिटी विच इज राइजिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद, तो उस इम्पॉसिबिलिटी को बोला जाएगा सुपरवेनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, और इसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। अच्छा, इसका क्या मतलब? जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब हॉर्स अलाइव था, जिंदा था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो ये इम्पॉसिबिलिटी कब अराइज हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। उस इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। ठीक है, और इम्पॉसिबिलिटी मतलब जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी। कुछ ऐसे रीजंस है जिसको लॉ में जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाता, जैसे मुझे लॉस हो रहा है इसलिए मैं परफॉर्म नहीं करूँगी, परफॉर्मेंस डिफ़िकल्ट हो चुका है इसीलिए मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है इसीलिए मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, नहीं चलेगा। इन सब सिचुएशंस में परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं है। आपको लॉस हो रहा है तो आपको लॉस पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड स्ट्राइक हो गया आपकी फैक्ट्री में, गुड्स नहीं बन रहे, पर वैसे ही गुड्स मार्केट में तो है ना, तो मार्केट में से गुड्स ला के देने पड़ेंगे,
तो इन सारी सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। इन सबको हम जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज सिर्फ किससे होगा, जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी। और जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी के एग्जांपल्स है, नेचुरल कैलामिटी आ गई, जिस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उनके साथ वॉर डिक्लेयर हो गया, जो सब्जेक्ट मैटर था, जो गुड्स थे वो ही डिस्ट्रॉय हो गए, तो इन सब रीजंस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। फिफ्थ वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब दोनों पार्टीज ने खुद एक साथ अग्री किया, दोनों ने एग्री किया, तो उसको बोला जाएगा म्यूचुअल एग्रीमेंट। एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट में देर आर 6 वेज ऑफ डिस्चार्ज। फर्स्ट वन इज बाय नोवेशन। नोवेशन मतलब न्यू, ठीक है। तो नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे कैसा कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, तो जिसकी वजह से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड वन इज ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना। अब सोचो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो क्या उसमें बैठ के कैंसिलेशन करके चेंज करोगे, नहीं, नया कॉन्ट्रैक्ट ही बनाओगे, तो आपका जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में आएगा और ऑल्ट्रेशन में ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में आएगा। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ चेंज किया, पर नोवेशन में द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज न्यू। थर्ड वन इज रेसेशन। रेसेशन मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देना, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड। फोर्थ वन इज रेमिशन। रेमिशन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, ए को बी को है ना 10,000 रुपीज़ देने, और ए ने बी को 7,000 रुपीज़ दिए और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस कैसा हुआ, लेसर परफॉर्मेंस, 10 की जगह पे 7, 3,000 उसने सैक्रिफाइस कर दिए, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी रेमिशन। एंड वेवर। वेवर मीन्स टू लेट गो और सैक्रिफाइस द राइट, अपने एंटायर राइट को सैक्रिफाइस कर देना। ए को बी को 10,000 रुपीज़ पे करने थे, अब ए ने बी को 0 रुपीज़ पे किए, बी ने बोला कोई बात नहीं मत पे करो, तो इसको क्या बोला जाएगा, वेवर। बी ने अपना एंटायर राइट सैक्रिफाइस कर दिया। ये रेमिशन और वेवर में डिफरेंस है। पार्शियल सैक्रिफाइस, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करोगे, बाकी का परफॉर्मेंस होगा, तो उसको बोला जाएगा रेमिशन। और कंप्लीट सैक्रिफाइस होगा, पूरा सैक्रिफाइस कर दोगे, तो उसको बोला जाएगा वेवर। एंड लास्ट वन इज मर्जर। मर्जर में क्या हो रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ इंफीरियर राइट इज मर्ज्ड विद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सुपीरियर राइट। इंफीरियर मतलब छोटा सा राइट, स्मॉलर वन, और सुपीरियर मतलब बड़ा सा राइट, अ बिगर वन। तो यहाँ पे एक छोटा सा राइट मर्ज हो रहा है बड़े से राइट में। जैसे ए ने बी को बोला था आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ाना है, कहाँ पे पढ़ाना है, सीए फाउंडेशन में पढ़ाना है, और अब ए बी को बोल रहा है आपको सीए में पढ़ाना है। सीए में 3 लेवल आते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो अब जो फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किस में मर्ज हो चुका, सीए के कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इट इज मर्ज्ड इन अ सुपीरियर राइट, तो उसको बोला जाता है मर्जर। इंफीरियर राइट इज मर्ज्ड इनटू अ सुपीरियर राइट। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.